एपिसोड की शुरुआत में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जो हम पहले से ही जानते हैं। हिकाओ प्राइवेट एकेडमी जो अपने प्रतिष्ठा और परंपराओं के लिए जानी जाती है, वो अभी अपनी 121वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट के बीच में कई सारे लेवल्स हैं इस एकेडमी में, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। एक हायरार्ची देखने को मिलती है एलाइट स्टूडेंट में। इधर तुम पढ़ने में कितने अच्छे हो या स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो वो मैटर नहीं करता। अगर तुमको लोगों की नजरों में आना है तो तुम गैम्बल खेलने में अच्छे होने चाहिए। इस सीरीज की एक कैरेक्टर जिसका नाम हाना तेमारी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताया जाता है कि गैम्बल ही सब कुछ है और गैम्बल में चीटिंग कर सकते हो जब तक सामने वाले को पता ना लगे। अगर पकड़े गए तो सामने वाला भी गेम खेल जाएगा और तुमको पता भी नहीं लगेगा। अगर कोई हार जाता है और उस पर कर्ज चढ़ जाता है, यदि वो उस कर्ज को चुका दे तो ठीक है, वरना वो एक हाउस पेट बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल को सभी कर्ज का दान आवश्यक है। इसलिए कर्ज ना चुकाने की वजह से उनकी रैंक नीचे गिरेगी और अगर वो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आ गए तो वो ऑब्वियसली एक हाउस पेट तो बनेंगे ही ना। और हाउस पेट बनने के बाद उन्हें लगभग हर दिन अन्य छात्रों की बदमाशी का सामना करना पड़ता है। बॉयज को फीडो कहा जाता है और गर्ल्स को मिटन। तो अब से जब भी मैं फीडो या मिटन की बात बोलूंगा तो समझ जाना कि एक हाउस पेट की बात हो रही है। हाउस पेट को बाकी लोगों की बात माननी होती है। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताई जा रही है उसका नाम है सुजुरा हाना तेमारी। ये भी एक मिटन है और जो उसके ऊपर पानी गिरा रही है वो क्लास की टॉप गैम्बलर है। ये सब बात हाना तेमारी मैरी को बता रही होती है और हम सबको पता ही है कि मैरी साओ टोमे कौन है। अगर नहीं पता तो आप हमारी पिछली वाली काकेगुरुई की दोनों प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने दोनों ही सीजन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैरी का इस स्कूल में अभी न्यू ट्रांसफर हुआ है। ये दोनों हाना तेमारी और मैरी ग्रेड स्कूल में एक ही साथ थे। तो हाना तेमारी मैरी को इस स्कूल के बारे में समझा रही होती है और वो ये भी बताती है कि उसको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इधर के लोग न्यू स्टूडेंट को वो लोग अपना शिकार बना रहे हैं। मैरी बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, वो गैम्बल खेलने लगती है। मैरी तो इन चीजों में अभी नहीं है। उसका अपोनेंट उसको चीटिंग करके उसको हरा देती है और मैरी 2 लाख येन हार जाती है। बट मैरी रीमैच करती है, उससे दोबारा खेलती है। हाना तेमारी ने कुछ पैसे छुपा के रखे थे जो वो मैरी को देती है खेलने के लिए, और इस बार मैरी पता लगा लेती है कि वो चीटिंग कर रही है एंड देन उसको हराकर अपने सारे पैसे वापस ले लेती है। अपने स्कूल में पहले ही दिन 2 लाख येन जीत के वो क्लास की टॉप गैम्बलर बन जाती है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। असली कहानी तो अब चालू होगी। एंड देन हाना तेमारी बोलती है मैरी के लिए, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगी। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैरी सिर्फ एक लड़की नहीं है जो अपने अमीर परिवार की बदौलत दाखिला लेती है इस स्कूल में। ये ऐसा है जैसे मैं उसका हाथ मुझ तक पहुंचते हुए देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी राजकुमार बने। एक हफ्ते बाद मैरी अपनी क्लास में अकेले बैठकर सोच रही होती है कि मैं एक भी दोस्त क्यों नहीं बना पा रही। सब मेरे को देख रहे थे जब मैंने आयुरा को हराया था। मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और सभी क्वेश्चन के जवाब देती हूँ ताकि कोई मेरा मजाक ना बनाने पाए। मेरा मेकअप भी नेचुरल है एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे पर। मेरे नेल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पिंक कलर में। मैं अधिक अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस समय मेरे फ्यूचर के लिए कोई होप नहीं है। फिर वो अपने पहले वाले स्कूल को रेफर करते हुए कहती है कि जब लोग पैदा होते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से हायरार्ची में गिर जाते हैं। सहनशीलता, बुद्धिमान, दिखावट, संवेदनशीलता और पैसे, लोगों को सिर्फ इसी से मतलब है और यही देखकर सोसाइटी उनको जज करती है। मुझे नफरत है कि कैसे समाज अपने लोगों को विजेताओं और हारने वाले में विभाजित करते हैं, ऐसी परिस्थितियों के आधार पर जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस स्कूल में ट्रांसफर करने का फैसला लिया, एक सम्मानित छात्र के तौर पर। जब मैं इस स्कूल से निकलूंगी मैं एक विजेता होंगी, एक विनर। पर अभी की कंडीशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। तभी उधर हाना तेमारी आती है और मैरी से बोलती है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? मैरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हाना तेमारी कहने लगती है, ऐसा तो बहुत अनएक्सपेक्टेड लगता है, फिर भी मैंने तुमसे दोस्ती के लिए पूछ लिया। बट कोई बात नहीं, तुम्हारे वैसे भी कई सारे दोस्त होंगे और हो सकता है तुम मेरे को पसंद भी ना करती हो क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ। क्या पता मैं हमेशा के लिए ही एक हाउस पेट बन के रह जाऊँ। मैरी बोलने लगती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और ये पैथेटिक फेस क्यों बना रही हो? और जब मैं आयुरा के साथ गैम्बल खेल रही थी, जब तुमने अपने सारे पैसे मेरे को दे दिए थे बस इसीलिए क्योंकि तुमको लगता है अगर तुम खुद को गैम्बल खेल कर हाउस पेट से पीछा भी छुड़वा लो तब भी तुमको नहीं पता कि क्या करना है और तुम फिर से दोबारा एक हाउस पेट ना बन जाओ। तुम
तुम ऐसी क्यों हो। मैरी इस स्कूल के बारे में सब अच्छे से एक्सप्लेन करने को बोलती है और वो मैरी को सब कुछ बता भी देती है। और तो और जो मैरी के पास अभी 2 लाख येन है, इतने पैसों से तो सिर्फ इस स्कूल के जो बच्चे लोग हैं उनके लिए सप्लाईज की अलाउंस होती है। अगर तुमको अपने आप को गुड गैम्बलर प्रूफ करना है तो तुमको उससे ज्यादा का दाव लगाना पड़ेगा। मैरी बोलती है स्कूल के बाद तुम मेरे को गैम्बलिंग डैन दिखाने चलना। हाना तेमारी बोलती है तो हाना तेमारी बोलती है कि तुम कौन सा देखना पसंद करोगी। मैरी सबसे कम पॉपुलर वाले गैम्बलिंग डैन में जाने का फैसला करती है क्योंकि उसका मानना है अगर मेरे को एक बड़ा गैम्बलर बनना है तो पहले सबसे छोटे क्लब पर कब्जा करना होगा, फिर धीरे धीरे करके मैं एक बड़ी गैम्बलर बन जाऊंगी। एंड टॉप ऑफ दैट ये सबसे अनपॉपुलर गैम्बलिंग डैन है तो इसको जीतना भी बहुत आसान होगा। वो उस क्लब में जाते हैं, इस क्लब में कभी कोई आता जाता नहीं है और जो इस क्लब की प्रेसिडेंट है सिर्फ वही एक क्लब मेंबर है। इसी कारण से वो इस क्लब से पैसा ही नहीं बना पाती। फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर आती है। यहाँ सारे जुआघर उसके अधिकार क्षेत्र में हैं और सभी जुआघर यानी कि डैन से वो रेंट वसूल करती है। उसके साथ उसकी पर्सनल हाउस पेट भी होती है। उसने उसके गले में पट्टा बांध रखा होता है जैसे कोई अपने डॉग को बांधता है। युकीमी कई महीनों का रेंट पे नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कोई इनकम ही नहीं हो रही है इस क्लब से, इसलिए वो उसको इमीडिएटली ये क्लब खाली करने को बोलती है। मैरी हाना तेमारी से पूछती है ये कौन है तो वो उसको बताती है कि वो कौन है। मैरी उस स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से बोलती है क्यों ना ये जगह तुम मेरे को इस्तेमाल करने दो, मैं इसके रिवेन्यू को बढ़ाकर तुमको उससे भी ज्यादा पे करूंगी। साची को मैरी से बोलती है तुम कौन, वो बताती है आई एम मैरी साउटोमे, फर्स्ट ईयर हाना क्लास। युकीमी बोलती है अरे नहीं, मैं तुमको नेक्स्ट मंथ सारा रेंट चुका दूंगी, पिछले महीने का भी, जितने भी महीने का बाकी है। मैरी उनसे बोलती है मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर हारने का दाव लगाने के बजाय किसी नए व्यक्ति के साथ जाना बेहतर होगा, ना कि जो आपको विफल कर चुका है। साची को बोलती है कि तुम दोनों गैम्बल खेलो, जो जीता वो इस क्लब को यूज करेगा और जो हारा वो इसका सारा रेंट चुकाएगा। दाव 1 मिलियन येन से कम का नहीं होगा जो इस क्लब का रेंट है। मैरी शॉक हो जाती है, 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा है और उसके पास तो सिर्फ 2 लाख येन ही है। साची को बोलती है मैं तुमको बाकी के 8 लाख येन देती हूँ, अगर तुम जीती तो इस क्लब को यूज करना और हारी तो बाकी के 8 लाख मुझे वापस करना और 2 लाख तो तुम्हारे पास है ही। हाना तेमारी उसको बोलती है मैरी ऐसा मत करो, तुम स्टूडेंट काउंसिल के कर्ज में नहीं रहना चाहोगी। बट मैरी खेलने को रेडी हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिस्क लेना होगा और उसको प्रूफ तो करना ही है कि वो एक गुड गैम्बलर है। हाना तेमारी मैरी की हेल्प करने का सोचती है और बोलती है मैं तुमको 5 लाख येन देती हूँ। मिकुरा इस गेम के रूल्स बताती है। ये लोग 3 हिट डाइस नाम का गेम खेलेंगे जिसमें डीलर डाइस को उछालेगी और जो भी रिजल्ट आएगा उनको उछालने से पहले ही गैस करना होगा और जो भी पहले एक सही कॉम्बिनेशन को गैस करेगा वो जीत जाएगा। 1, 2, 3 को डाउन रीड किया जाएगा और अगर डाइस में 4, 5 आया तो उसको अप रीड किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 प्लेयर हैं ए एंड बी नाम से, इन दोनों के बीच में मैच चल रहा है। ए ने गैस किया कि UDD आएगा मतलब कि अप डाउन डाउन और बी ने गैस किया कि DUD आएगा मतलब कि डाउन अप डाउन। डीलर डाइस को उछालेगी, अगर ए ने जो गैस किया था वो पहले आ गया UDD मतलब कि ए जीत जाएगा और अगर बी ने जो गैस किया होता अगर वो पहले आ जाता तो वो जीत जाता। बहुत सिंपल गेम है, बस इसमें डायरेक्ट नंबर को गैस करने की जगह अप या डाउन को गैस करना है। अगर डाइस उछालने के बाद 1, 2, 3 आया मतलब कि डाउन आया, अगर 4, 5 आया तो मतलब कि अप होगा, उसको अप रीड किया जाएगा। मिकुरा मैरी और युकीमी को एक कार्ड देती है जिन पे उनको अपना आंसर गैस करके लिख कर देना है एंड मिकुरा को दे देना है। फिर वो डाइस को उछालेगी, जिसका कॉम्बिनेशन पहले मैच किया वो जीत जाएगा। दोनों खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये रिस्क जानकर भी अगर वो हारे तो वो एक हाउस पेट बन के रह जाएंगे। वो दोनों अपना आंसर गैस करके मिकुरा को वो कार्ड दे देते हैं। मिकुरा एक एक करके डाइस को उछाल कर बता रही होती है कि अप आया या डाउन। हाना तेमारी सोच रही होती है कि वैसे तो अप आएगा या डाउन, इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है। इन 3 लगातार उछालों के साथ प्रोबेबिलिटी क्यूब्ड यानी कि घनीभूत हो जाएगी जो 8 में से 1 मौका देगा। बट मैरी अलग ही अप्रोच से इस चीज को देखती है। वो सोचती है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी इस तरह से सोचने में, तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे। मैरी सोचती है कि अगर हम हर एक इंडिविजुअल डाइस के रिजल्ट को गैस करें तो देन हर एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी। पर सोचने
सोचने वाली बात यह है कि पहले कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे जरूर होंगे जिनके सबसे ज्यादा बार आने के चांस होंगे। मैरी अपना दिमाग लगाती है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले सारे कंसेप्ट को यूज करके एक मेथड के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को गैस करती है, जिसको गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हुए यूयूडी को गैस करती है, जहां परिणाम केवल 8 बार उछालने के बाद लगातार 2 बार आते हैं। इसलिए हमारे लिए एक परिणाम के लिए एक पंक्ति में 3 डाउन या अप रोल के साथ हमें उम्मीद करनी होगी कि 14 टॉस के अनुमानित मूल्य के रूप में है। डाइस खेल के मूल्य में रोमांच संभाव्यता में मामूली उतार चढ़ाव के उपजा है। ये तो मैरी ने एक काउंटर मेजर अपनाया है। जो भी वो कर सकती थी वो उसने किया। जितनी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन की सोच सकती थी उसको मद्देनजर रखते हुए उसने अपना आंसर गैस किया। अब जो भी होगा वो उसकी किस्मत का खेल है। 7 बार डाइस उछालने के बाद मिकुरा गेम के रिजल्ट अनाउंस करते हुए युकिमी को विजेता घोषित करती है। जितना मैरी हारने के बाद शॉक्ड में होती है उतना ही युकिमी जीतने पर शॉक्ड होती है। मैरी एक और गेम खेलने को बोलती है। जितना भी मैं हारूंगी मैं पक्का तुमको लौटा दूंगी। साची को हाँ कर देती है, ठीक है, मैरी की इतनी रिक्वेस्ट करने पर। बट युकिमी मना कर देती है क्योंकि वो जैसे तैसे करके अभी जीती है, वो और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। बट साची को उसको चुप कराकर एक और राउंड खेलने को बोलती है। बट इस बार वो दाव को बढ़ा देती है। अगर इस बार मैरी हारी तो उसको साचिको का पर्सनल पेट बनना होगा, जैसे अभी मिकुरा है। और जो भी साची को उसको करने को बोलेगी वो मैरी को करना होगा। अगर वो उसको नजर रखने को बोले तो वो सो नहीं सकती। 1 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका सकती। अगर उसने बोला कि तुम अपनी जान दे दो तो मैरी को देनी होगी। साची मिकुरा का गला दबाने लगती है और मरने से पहले ही वो मिकुरा का गला छोड़ देती है। ये दिखाने के बाद वो मैरी से कंफर्म करती है, क्या तुम अभी भी रेडी हो? मैरी बोलती है हाँ। मिकुरा उन दोनों को वो कार्ड देती है अपने आंसर गैस करने के लिए। एंड उन दोनों के गैस करने के बाद वो एक एक करके डाइस उछालती है। फिर उसके बाद मिकुरा इस गेम का ब्रेकडाउन करते हुए बताती है कि इस गेम में 4 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यूयूडी, यूडीडी, डीडीयू, डीयूयू। ये गेम एक रॉक पेपर सीजर की ही तरह है। एक निश्चित कॉम्पैटिबिलिटी है जो जीत को संभव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल यूयूडी तुम्हारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर ये डीयूयू के सामने हार सकता है। इस सिनेरियो में डीयूयू के पास 3 में से 2 चांस हैं गेम जीतने के। ये एक ऐसी घटना है जहां डीयूयू के यूयूयू की ठीक पहले प्रदर्शित होने की संभावना अधिक होती है। एक ही सत्य सभी परिणामी कॉम्बिनेशन पर लागू किए जा सकते हैं, जिसका सिंपल सा लॉजिक है कि मैरी हारी। एक्चुअली डीलर होने का एक फायदा है कि वो दोनों के कार्ड्स को देख सकती है, तो उसने पिछली बाजी की तरह इस बार भी वो युकिमी को जीतने में हेल्प करती है। इस बाजी में मैरी ने यूयू लिखा है तो मिकुरा ने युकिमी के कार्ड्स को चेंज कर देती है डीयूयू से, जिसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। मैरी के जीतने के चांस सिर्फ 12.5% हैं। वो युकिमी की हेल्प कर रही है ताकि मैरी को हरा सके, क्योंकि वो साचिको का एक अच्छा सर्वेंट बनना चाहती है। वो चाहती है कि मैरी साचिको की गुलामी करे जिससे साचिको को खुशी मिले। मैरी अपनी बोतल गिरा देती है और जो उसमें लिक्विड होता है वो उस कार्ड पर गिर जाता है मैरी के। वो 5th टॉस उछाल रही होती है। मैरी बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डीडीयू गैस किया है, तो आगे टॉस करने का क्या फायदा, मैं जीती गई। मिकुरा बोलती है दैट्स इम्पॉसिबल, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने यूयूयू लिखा था। तो मैरी उसको सब कुछ समझाती है। तुमको क्या लगा था मेरे को पता ही नहीं लगेगा? ये गेम एक रॉक पेपर सीजर की तरह है। जब युकिमी जीती थी तब वो खुद शॉक्ड में थी, जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो कैसे जीती, जिससे मुझे यकीन हो गया था कि तुमने पक्का उसके कार्ड को चेंज किया होगा। तुमने उसके कार्ड को वैसे चेंज कर दिया जिताने के लिए जैसे एक सीजर को रॉक से चेंज कर दिया हो। मैरी ने यूयूयू लिखा था बट उसने वर्टिकल्स लाइन भी बना दी थी उस कार्ड पर, एक नेल पॉलिश रिमूवर एसेटोन के साथ। अगर हम इस एसेटोन से उस पे कुछ लिखें और उस पर पानी गिरा दिया जाए तो ये डार्क हो जाता है। तो इस तरह से मैरी ने उस कार्ड को यूयू से उसको डीडीयू में चेंज कर दिया। मिकुरा ने युकिमी के कार्ड को चेंज किया था तो मैरी भी कर ही सकती है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं था कि तुम उस कार्ड पर सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिख सकते हो। तो मैरी इस गेम को जीत जाती है। फिर साची को बोलती है कि तुमने यूयू लिखा था, अगर सच में यूयू आता तो तुम वैसे भी जीत जाती, पर उसमें हारने
होने के 87.5% चांसेस थे, बट उस नेल पॉलिश एसीटोन के जरिए तुम्हारे जीतने के चांस 71% हो गए, पर फिर भी उसमें 29% चांसेस थे हारने के, जिस पर तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी थी। तो तुमको क्या लगा था कि मैं सिर्फ ब्लफिंग कर रही थी जब मैंने इस ऑफर को प्रपोज किया था? मैरी कहती है नहीं, माना कि 29% चांसेस थे हारने के, बट जब तक मैं रिस्क नहीं लूंगी तो जीतूंगी कैसे? प्लस जीतने के 70% चांसेस थे, तो मैं क्यों ना खेलती। मैरी जीत जाती है और युकिमी कर्ज में चली जाती है। अब ये गैम्बलिंग डैन मैरी का है। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मिकुरा साचिको से बोलती है मैंने तुमको इस पोजीशन में डाला, प्लीज मेरे को पनिश करो, मुझे माफ कर दो। तो साचिको बोलती है तुम्हें पता है पेट, जब मैरी अपनी एक क्लासमेट से जीत जाती है पहले ही दिन, ये काफी दिलचस्प था। आज का दिन खराब नहीं गया। मैं तो सोच रही थी कि मैरी रियल में कैसी होगी। मेरे को आउटकम से कोई लेना देना नहीं था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छा निकला। वह लाइन से बाहर है, बेशरम और ढीठ लेकिन बुद्धिमान है। उसको पूरा विश्वास था कि वह जीतने वाली है। मुझे देखना है कि तब कैसा लगेगा जब मैं उसको एक कुतिया की तरह रुलाऊंगी। उसके बाद हाना तेमारी उसकी तारीफ करने लगती है तो मैरी बोलती है ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। इस गैम्बलिंग डैन से मेरे को बहुत सारे पैसे बनाकर बहुत कुछ हासिल करना है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं किंग हूँ और ये गैम्बलिंग डैन मेरा कास्टल है। तो हाना तेमारी बोलती है मेरे को भी तुम्हारी तरह बनना है। मैरी बोलती है ओके, देखो तुमने मेरे से पूछा था ना एक बार तुम्हारी फ्रेंड बनने के लिए, तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ, बट एक कंडीशन पर। तो तुमको इस हाउस पेट वाले टैग से पीछा छुड़ाना होगा। तुमको नफरत नहीं होती कि कैसे लोग तुमसे व्यवहार करते हैं? मेरे को ये सब पसंद नहीं बिल्कुल भी, और मेरे को नफरत होगी जब कोई मेरे फ्रेंड से ऐसा व्यवहार करेगा। अगर तुम इससे पीछा भी ना छुड़ा पाओ तब भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टॉप पर रहो। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ कोई भी कभी भी ऐसा दोबारा व्यवहार करे। अगर गैम्बल ही है जिससे हमको सम्मान मिलेगा तो हम उन सबको अपने ही खुद के गेम में हराएंगे और उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। हाना तेमारी रोने लगती है। मैरी चाहती है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्या रहना चाहिए। मेरे पास कभी चांस भी नहीं था अपने आप को एक विनर की तरह सोचने का। मैरी एकदम मेरी ड्रीम गर्ल है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, पर ऐसा लग रहा है कि वो एक सफेद घोड़े पर बैठकर मेरे को हाथ दे रही है। मैंने अपनी प्रिंस को ढूंढ लिया। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हालांकि वीडियो बहुत लंबी बन गई, पर आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। आई नो मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा तब आप मेरी उस चैनल की वीडियोस देख सकोगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग मेरे दूसरा चैनल की वीडियोस देखो और देखकर बताना कि कैसी लगी। जय हिंद।